नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो आज हम बात करेंगे जो अभी कल और परसों में हरियाणा के अंदर नूह जिले के अंदर जो हिंसा हुई है, जो कि कम्युनल वायलेंस हुआ है, उसके बारे में। बट आज का पर्पस हमारा ये नहीं रहेगा कि जो परसों हिंसा हुई है उसके बारे में हम बात करें। हमारा इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम देखें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि इस तरीके जो वायलेंस होता है, जो कि कुछ हद तक कम्युनल है नेचर में, रिलीजियस है नेचर में, सो उसके पीछे की मेन वजह क्या है। इंडिया में ऐसा वायलेंस या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा वायलेंस होता क्यों है, और टाइम टू टाइम ऐसी बार बार सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जब हमें इस तरीके की हिंसा देखने को मिलती है। तो परसों जो हुआ, कल जो हो रहा है और आज जो हो रहा है, उसको लेकर डिटेल्स काफ़ी सारी हैं। बट इस वीडियो में हमारा मेन पर्पस उन डिटेल्स पे जाना नहीं है। हमारा इस कॉन्टेक्स्ट को आधार बना के ये समझने का पर्पस है कि ये चीज़ असल में होती क्या है, इनके पीछे रूट कॉज क्या है, और इंडिया में ऐसा क्यों, मतलब पहले भी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और मेन फंडामेंटल रीजंस क्या हैं। क्योंकि जब तक हमें वजह ही नहीं पता होंगी हम इन चीज़ों पर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कह लीजिए या फिर किसी एग्जाम का एस्पिरेंट कह लीजिए, हमको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। जब हमें वजह पता होगी तो हम मर्ज को जो है आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज हम डिजीज़ को कभी भी क्योर नहीं कर सकते जब तक हमें रीज़न नहीं पता होंगे। तो आइए बात करते हैं आज इसी तरीके के कि जो वायलेंस होते हैं उसके पीछे की मेन वजह क्या होती हैं, क्यों होते हैं और क्या किया जा सकता है इनको सही करने के लिए। ठीक है, तो करंट कॉन्टेक्स्ट तो दोस्तों यही है कि अपना भी जो है गुड़गांव में, मतलब मेवात से होते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, इस वाले रीजन में पूरे में जो वायलेंस है, हिंसा है, फैल रही है और अपना कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं। स्टार्ट ये हुआ था, नूह एक जिला है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर एक रीजन है जो कि मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, एक बार आपको समझ में आएगा बढ़िया करके। ये देखिए, तो ये जो रेड वाली हाईलाइटिंग है, ये वाली, ये जिला है नूह, और उसके बीच में ये वाला एरिया है मेवात का। इस साइड है गुड़गांव, अराउंड इस साइड है फरीदाबाद, और फिर ये लग जाता है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, नोएडा वगैरह। और ये देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, नीचे है आपका राजस्थान, और इस साइड आपको पता है उत्तर प्रदेश है, और ये इस साइड जो हमारा है ये सब हरियाणा का रीजन है। ठीक, सो अभी जो करंट वायलेंस हुआ है वो इस वाले जो हाईलाइटेड रीजन है, मेनली रेड वाला जो है मेवात का, यहाँ पे देखने को मिला है। आपको पता होगा कि कुछ आपकी यात्रा निकल रही थी, प्रोसेशन निकल रहा था, और उसको लेके दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन क्रक्स इस वीडियो का उसकी तरफ। तो दोस्तों, क्या रिलीजन इंडियन पॉलिटिक्स क्या इतनी इंटरट्वाइंड है कि बार बार हमको, इंडियन पॉलिटिक्स तो है, डेमोक्रेसी तो है, और रिलीजन का इतना ज़्यादा उसके अंदर के प्रभाव है कि वो बार बार वायलेंस भी हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में। सो देखिए, एक आइडियोलॉजी होती है कम्युनलिज्म, ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, ये सब इज़म है। ऐसे ही कम्युनलिज्म है। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, जब भी आप यूज़ करते हो धर्म को या मजहब को, मतलब रिलीजन को, वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, तब कहलाता है कम्युनलिज्म। मतलब रिलीजन को यूज़ कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, रिलीजन को यूज़ कर रहे हो कि वो आपको वोट दें, तो रिलीजन का नेगेटिव यूज़ करना ही एक तरीके से इसी आइडियोलॉजी कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक, तो ये तो हमने समझा कि कम्युनलिज्म होता क्या है, क्योंकि चीज़ पता होनी चाहिए उसके पीछे, उसके आगे समझने से पहले बात को। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ कैसे है। तो देखिए, मेनली जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि रिलीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी, हमेशा से थी। बट इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब से ये जो हम कहते हैं ना कि मतलब हिंसा हो गई दो समुदायों के बीच में, ये मेनली हम कह सकते हैं देन है ब्रिटिश इंडिया की, कॉलोनियल रूल की, ब्रिटिशर्स की। हुआ क्या था, 1857-58 का जो अपना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जो रिवॉल्ट था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट स्टार्ट कर दी, पहले हिंदूज़ को लेके, फिर मुस्लिम्स को लेकर। इसी बीच सबसे पहले हम कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल थे 19th सेंचुरी के। उन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, प्रॉमिस करी लॉयल्टी टू दी ब्रिटिशर्स। उनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स से हम लॉयल्टी प्रूव करेंगे, गवर्नमेंट के हम साथ देंगे, तो गवर्नमेंट हमें बदले में फेवर्स देगी। और यहीं से स्टार्ट होता है कैसे कम्युनिटी को अपीज़ करके आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार कर रहे हो, ग्राउंड तैयार कर रहे हो। उसके बाद स्टार्ट होता है 1906 का पॉइंटर आता है, जब मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया। अब मुस्लिम लीग का देखो हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, 1905 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया था। उसके पीछे भी रीज़न ये बताया गया था कि भाई रीज़न तो कुछ और था, बट हिडन रीज़न सबको पता था कि मुस्लिम मेजोरिटी जो आपका ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द बंगाल था, उसको वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द बंगाल से अलग करना था, जो कि हिंदू मेजोरिटी था। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम लीग जो थी, जो कि वहाँ के ढाका के जो नवाब थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1906 में। 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट पहली बार दिया गया। 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न किया गया। उसके बाद 1919 में उस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सपेंड किया गया। 1915 में हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1923 में सावरकर ने थ्योरी दी हिंदुत्व की। और 1947 1947 हम सभी को पता है पार्टीशन होता है इंडिया का, पाकिस्तान बनता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, सो ये एक काइंड ऑफ इवोल्यूशन था कम्युनल पॉलिटिक्स का, जो कि ब्रिटिश रूल में हुआ था इंडिया में। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि कम्युनल पॉलिटिक्स कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया के रेफरेंस में। इस पॉलिटिक्स को हमेशा से यूज़ किया गया है
और जहाँ जहाँ लगा है एलिट्स को कि उनका फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ा के अपनी पावर को कंसोलिडेट किया गया है। ठीक, तो यहाँ से लेके ये आप देख सकते हैं कि जो भी मेजर इवेंट्स हुए थे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आज़ादी के बाद हुआ क्या है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ राइट्स इन इंडिया। तो क्या ये राइट्स अभी देखने को मिल रहे हैं या पहले भी देखने को मिलते थे? तो दोस्तों देखिए, 1960 से लेकर ये कुछ दशक जो हैं ये डिवाइड किए हैं पॉलिटिकल थिंकर्स ने, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट लोगों ने, कि 1960 से 1980 भी एक दौर था जब काफ़ी सारे कम्युनल राइट्स हुए कई सारे टाउन्स में, जैसे कि जबलपुर में हुए, नागपुर, अलीगढ़, अहमदाबाद। ठीक है, तो 1960s में तो यहाँ तक कि हम सुनते भी हैं, कई सारे जो वेस्टर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये था कि जो ये इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट है ना ये फेल हो जाएगा। इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि इंडिया सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। वो लोग बैट करते थे पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान, क्योंकि आपका कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, डेट्स वाई पाकिस्तान एक सक्सेसफुल मॉडल है एज कम्पेयर टू इंडिया। 1960s में ऐसा कहा जाता था, बट हम सभी को पता है होता क्या है, 1971 में बांग्लादेश क्रिएट होता है। मतलब ये कि जो वो बैट कर रहे थे कि पाकिस्तान तो भाई सक्सेसफुल मॉडल है, इंडिया आपका जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, तो वो तो हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान डिवाइड हो गया और इंडिया आज भी इंटैक्ट है, बिल्कुल सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहा है। ठीक है, सो 1960 में ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया। फिर 1990 का दशक आता है, फिर से राइट्स होते हैं, मुंबई में देखने को मिला, गोधरा गुजरात राइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक, और फिर एक दशक आता है कंटेम्प्रेरी टाइम्स का, पिछले 15 से 20 साल में देखने को मिल रहा है हमें, मुजफ्फरनगर, दिल्ली में 2020 में, और फिर अभी रिसेंट के हरियाणा में जो कि नूह जिले में हुए हैं। ठीक, सो ये तो हमने देख लिया कि एक इवोल्यूशन कैसे हुआ कम्युनल पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री क्या है उसकी राइट्स की इंडिया के अंदर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि बात आती है हमारी होते क्यों हैं। ठीक है, कम्युनल राइट्स इंडिया में होते क्यों हैं, वजह क्या है। ऐसे तो नहीं हो जाते कि भाई कोई इधर उठा और सीधे वायलेंस स्टार्ट हो गया, राइट्स स्टार्ट हो गए। तो देखो उसके लिए चार मेनली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिए हैं, जो पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्कूल हैं। तो अगर आप इसको समझोगे ना तो आप ब्रॉडर पिक्चर समझ जाओगे कि असल में जो एक फंडामेंटल रीजन है, देखो इमीडिएट रीजन तो कुछ भी हो सकते हैं, ब्रॉडर पिक्चर जो है वो आपको ये चार ब्रॉडर पॉइंट समझ में आ जाएगी कि असल में क्यों हैं दंगे हिंदुस्तान के अंदर या फिर कहीं भी, ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में समेत दंगे हो रहे हैं वहाँ भी आपको समझ में आएगा इन्हीं चार पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा देख लेते हैं पोटेंशियलिस्ट। तो ये क्या कहते हैं, इनका अकॉर्डिंग, जैसे लुइस डुमॉन्ट इनके हैं स्कॉलर, और ये ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न स्कॉलर हैं, इनका मानना ये है कि जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैं या जो कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैं वो एंटेगनिस्टिक कम्युनिटीज़ हैं। एंटेगनिस्टिक का मतलब क्या है, अपोजिट कैंप्स में है, उनके बीच में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपस में कंसिलेशन हो ही नहीं सकता, एक साथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है, ऐसा सच करके लुइस डुमॉन्ट का मानना था। क्योंकि जब दो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो आपस में को मतलब कह सकते हैं को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, इतने डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए उनके बीच में दंगे होते हैं और होते रहेंगे। तो ये तो बात थी लुइस डुमॉन्ट की। और जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड थी, और इस अप्रोच को काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी करती थी। 1947 जब पार्टीशन हुआ तो इन लोगों के और ज़्यादा उनका कि ठीक है भाई इसेंशियलिस्ट स्कूल ही ठीक है। दूसरा स्कूल आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल स्कूल, जिसके प्रोपोनेंट है बिपिन चंद्रा। वो क्या कहते हैं कि इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस भले ही इंडिपेंडेंस से पहले जो होता था या बाद में जो होता है वो होता है इलीट्स की वजह से। इलीट्स मतलब वो लोग जो पावर में बैठे हुए हैं, जो अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, पॉलिटिकल एलिट्स हो सकते हैं, कैपिटल एलिट्स हो सकते हैं, तो वैसे लोग जो बिल्कुल ऊपर के सेगमेंट में बैठे हुए हैं सोसाइटी के, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मोबिलाइज करते हैं ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट रिलीजन। तो सिर्फ यही दो फैक्टर नहीं है, कास्ट रिलीजन, रेस है, रीजन है, लैंग्वेज है। अब अभी जो रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई हो रही हैं, एथनिसिटी को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, रेस को लेकर लड़ाई होती हैं, आइडेंटिटीज़ को लेकर लड़ाई होती हैं। तो बिपिन चंद्रा का मानना यही था कि जो इलीट्स हैं, जो कुछ लीडर्स हैं, वो अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए, अपने मोटिव्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जनता को आपस में भिड़वाते हैं, और उससे ऑब्वियसली बात उनको फ़ायदा होता है कि उनका होता है कंसोलिडेशन, ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल्स। थर्ड स्कूल आता है इंस्टीट्यूशनलिस्ट का, इसके प्रोपोनेंट हैं असगर अली इंजीनियर। ये क्या कहते हैं, देखो इंस्टीट्यूशनलिस्ट से समझने की बात है, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब स्टेट। ये कहते हैं कि स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रमोट करती हैं कम्युनलिज्म को। अब ये आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। ये कहते हैं कि स्टेट की एक्शन और पब्लिक पॉलिसी क्या करती हैं, एक कम्युनिटी को इनसिक्योर बनाती हैं और दूसरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं फ़ायदे पहुंचाती हैं। उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हेटरेट, नेगेटिविटी और डिस्ट्रस्ट जो है पैदा होता है। तो असगर अली इंजीनियर कहते हैं जो स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट है, वो कभी एक कम्युनिटी का फ़ायदा करती है, कभी दूसरी कम्युनिटी के लिए प्रोविज़न लेके आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से हेट करने लगती है कि यार रिसोर्स का जो एलोकेशन हो रहा है उनके फेवर में हो रहा है, इसलिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। यही सेम चीज़ ब्रिटिशर ने भी की थी, एक कम्युनिटी को अपीज़ करो, दूसरे को अपोज में रखो, और तो क्या होता है आपस में दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं और लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच ये कहती है। और फिर आती है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट अप्रोच है, क्योंकि ये देखो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कहते हैं कि आमतौर पे, क्योंकि देखो जैसे जैसे डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट बढ़ता जा रहा है ना सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटीज़ के बीच में, लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं,
और जब दो कम्युनिटीज़ आपस में बात नहीं करेंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, उनके बीच में प्रॉपर डायलॉग नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक छोटा सा भी अगर मान लीजिए फेक न्यूज़ आती है और लोग उस फेक न्यूज़ को दूर ही नहीं करेंगे, ख़त्म ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो फेक न्यूज़ अपने आप में ही सच्चाई का रूप ले लेगी। कहते हैं कई सारे जो फेक फैक्ट्स भी होते हैं वो अल्टीमेटली सच बन जाते हैं जब उनको बहुत बार बताया जाता है। तो ऐसे ही लोग आपस में दूरी नहीं करते हैं चीज़ों को, मिसट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन कुड बी वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दी एंटागनिज्म बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये बात कहते हैं। ठीक, अभी आपने 4 स्कूल समझ लिए होंगे, 4 अप्रोच समझ लिए होंगी। तो इस अप्रोच को आप लगा के देखो, इस अप्रोच को आप लगा के देखोगे ना, आपको अच्छे समझ में आएगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं इमीडिएट कॉजेज तो कुछ भी हो सकते हैं, बट ब्रॉडर स्केल पे इन्हीं 4 में से कोई ना एक आपका कॉज निकल के आएगा। कोई भी दंगे हो, किसी भी तरीके की लड़ाई हो, और कहीं भी हो, सिर्फ इंडिया में नहीं, आज तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारे क्लैशेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर अमेरिका के अंदर भी ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में जो क्लैशेस होते हैं। तो आप वहाँ भी देख पाओगे कि कहीं ना कहीं इन 4 स्कूल में से एक स्कूल प्रॉपर सूट करेगा उस जगह पे। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो एक पॉल ब्रॉस करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो कम्युनल वायलेंस होता है ना, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। तो उन्होंने बताया 3 स्टेजेस होती हैं। देखो इनका एनालिसिस आप समझोगे ना तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ यार, बहुत हद तक हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो पॉल ब्रॉस कहते हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस की। पहली स्टेज होती है प्रिपरेटरी स्टेज, दूसरी होती है प्रेसिपिटेशन स्टेज, और तीसरी होती है एक्सप्लेनेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी में क्या होता है भाई, वो कहते हैं पूरी प्रिपरेशन होती है, तैयारी की जाती है कि भाई यहाँ पे क्या करा जाएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन वो स्टेज है जहाँ पे असल में हिंसा होती है, वायलेंस एरप्ट्स, असल हिंसा होती है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर आती है एक्सप्लेनेटरी स्टेज, जिसे कहते हैं ब्लेम गेम। मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना कि भाई वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्होंने किया, उन्होंने किया। अब होता क्या है इस वजह से कि वोटर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब तुष्टिकरण, मतलब एक पोल पे जाके जुड़ जाएंगे, या तो बंदा चला जाएगा ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में, मतलब या तो वो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा या उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। जो और ग्राउंड्स होते हैं कंप्लीटली ओवर शेडो हो जाते हैं। जब भी दंगे होते हैं ये बात ध्यान रखना, पोलराइजेशन ऑफ द वोटर्स होता ही होता है, और कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज होता ही होता है। ठीक, तो मोस्ट डेंजरस टाइम ये कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आता है। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी इलेक्शन आसपास होते हैं तभी दंगे होते हैं, भले कोई भी स्टेट हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी रीजन हो, या कोई भी रिलीजन हो, इलेक्शंस के आसपास ही क्यों दंगे होते हैं। तो वो चीज़ ये दिखाती है, एक तो मोबिलाइजेशन वोटर्स है ही है, बट उसके साथ में दूसरी बड़ी बात यह है कि देखो स्टेट के पास अच्छी खासी पावर है दंगों को कंट्रोल करने की। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 3 से 4 घंटे के अंदर या 5 से 6 घंटे के अंदर सब दंगों को कंट्रोल कर सकता है। तभी दंगे नहीं होते, इलेक्शन आ रहे होते हैं तब दंगे होते हैं। पीछे 3 से 4 साल दंगे क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है कंट्रोल करने की, उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है हर चीज़ की, एकदम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोएक्टिवली वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वो चीज़ नहीं हो पाती हैं, तो वो इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि पॉलिटिकल बिल नहीं होती है। और जब इलेक्शन पास आ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो हमने पीछे अप्रोचेस पढ़ी थी जिसमें इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच थी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच थी, वो बताती हैं कि दंगे होते क्यों हैं, पॉलिटिकल एलीट्स की वजह से बहुत बड़ा रीज़न रहता है। सो इसलिए जब इलेक्शन पास आते हैं तो दंगे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अब भी देखने को मिल रहे हैं, पीछे भी देखने को मिले थे, और भगवान ना करे ना हो, अच्छी बात है, बट होगा यही कि आगे भी देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा आज का एनालिसिस था। इसमें हमने जो मेजर अप्रोचेस थी या फिर जो भी कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कम्युनल वायलेंस को लेके हर एक एस्पेक्ट को हमने एक ऐसे तरीके से यहाँ पे समझा है जो आप अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हो, और एज ए जनरल सिटीजन तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।